तो स्टूडेंट्स चैप्टर जो हमारा चल रहा है जैव अणु, लेसन नंबर 14, जिसका हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोटीन हमने पढ़ा था कि अल्फा अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन की जो एक इकाई है वो अल्फा अमीनो अम्ल है। और अल्फा अमीनो अम्ल की संरचना आपने पढ़ी कि क्या करना है। सबसे पहले एक कार्बन लगाना है, उसके राइट साइड में कार्बोक्सिलिक समूह लगाना है और लेफ्ट साइड में एमिनो समूह लगाना है। ऊपर H जोड़ना है और नीचे क्या जोड़ा था, R। तो ये संरचना बन गई थी अल्फा अमीनो अम्ल की। अब प्रोटीन बनाने में कुल 20 अल्फा अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। 20 अल्फा अमीनो अम्ल, इनकी जो संख्या 20 है। 20 में से मैं काफ़ी संरचनाएं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सिर्फ R को याद रखना है आपने, और कुछ भी नहीं। R की जगह बाकी तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना, R चेंज होता जाएगा बस। अगर R की जगह, अब R को याद रख ले बस, अगर R की जगह H कर देते हैं तो ग्लाइसीन बन जाता है, ग्लाइसीन। तो R की जगह क्या कर दिया, H। क्या बन गया, R की जगह H किया तो। और एकमात्र अमीनो अम्ल है जिसमें असममित कार्बन नहीं पाया जाता, यानी जो सममित होता है, सममित होता है तो प्रकाशिक रूप से क्या होगा, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय या अक्रिय है, क्या होगा, प्रकाश को घुमाएगा क्या, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करेगा क्या, दाईं ओर या बाईं ओर किधर घुमाएगा क्या। पढ़ा था ना हमने, ग्लूकोज के केस में बताया था आपको कि दो तरह के यौगिक होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक वाम ध्रुवण घूर्णक। कौन से, जिनमें असममित कार्बन पाया जाता है वो प्रकाश को घुमाते हैं। क्या इसमें है क्या असममित कार्बन, नहीं है, तो क्या ये प्रकाश को घुमा पाएगा क्या, नहीं घुमा पाएगा। तो ये प्रकाशिक रूप से क्या होगा, अक्रिय। एकमात्र अमीनो अम्ल जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, एकमात्र अमीनो अम्ल जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है वो है ग्लाइसीन, बाकी सारे प्रकाशिक सक्रिय होंगे। अब देखो अगला कहता है, अब यहाँ CH3 लगा दो, CH3, तो ये बन गया एलानिन। तो अगर R की जगह CH3 लगा देते हैं तो क्या बोलते हैं, एलानिन। एलानिन R की जगह याद कर लो बस, R की जगह H लगाया ग्लाइसीन, R की जगह CH3 लगाया एलानिन। अब एलानिन में, अब देखो ये एलानिन था, एलानिन ये था, CH3 लगा हुआ था यहाँ ना। अब एलानिन में से मैंने क्या किया, एक H निकाल दिया, तो कितने H रह गए यहाँ, 2, और एक बंद खाली हो गया। और उसके साथ मैंने जोड़ दिया फेनिल समूह, फेनिल समूह। तो एलानिन में मैंने फेनिल जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। कैसे बनाया, एलानिन का H हटा दिया और क्या लगा दिया, वहाँ बेंजीन वलय जोड़ दी। बेंजीन वलय में एक हाइड्रोजन निकलने के बाद उसको फेनिल बोला जाता है। तो फिर देख लें एलानिन क्या था, एलानिन R की जगह CH3 लगाया था ना, यहाँ CH3 लगाया था। अब क्या क्या फेनिल एलानिन कैसे बनाया, CH3 का एक H निकाल दिया, H निकालते ही बंद खाली हो गया और वहाँ क्या जोड़ दिया, फेनिल समूह जोड़ दिया। तो ये बन गया फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, ठीक है। उसके बाद इसी में देखो ये फेनिल एलानिन हो गया, यानी CH2 के साथ अगर वलय जुड़ी है तो उसको फेनिल एलानिन बोलते हैं, ये फेनिल एलानिन है। अब अगर वलय ना जोड़कर
वलय ना जोड़कर, कंपेयर करके तैयार करने हैं आपने, 8-10 आपको तैयार होने चाहिए। वलय ना जोड़कर हम OH लगा देते, वलय ना जोड़कर OH लगा देते तो बन जाता सीरीन। कौन सा? सीरीन। सीरीन में क्या किया? एलानिन का H निकाला। एलानिन क्या था फिर देख लें, एलानिन क्या था? एलानिन यहाँ क्या जुड़ा हुआ था? CH3। एक H निकाला तो 2 H रह गए और वहां जोड़ दिया OH, H की जगह OH लगा दिया तो क्या बन गया? सीरीन। और सीरीन में अगर O की जगह S कर दें, सीरीन में अगर O की जगह S कर दें तो SH आ जाएगा। ये होता है सिस्टीन। सिस्टीन। और मैंने आपको शायद कल भी बताया था सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन है, बताया था ना? सिस्टीन, सिस्टीन सल्फर युक्त है। तो ये देखो सल्फर आ गई। तो सीरीन में था OH, सीरीन में OH था, O का क्या किया? O का O की जगह क्या लिख दिया? O की जगह S, तो सिस्टीन बन गया। अब एक बार वापिस देख लें, पहले अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना देखेंगे। NH2CHRCOOH। सबसे पहले क्या किया? R की जगह, R की जगह क्या कर दिया? R की जगह H। तो स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करें। R की जगह H, बस R को बॉक्स में लगा लें ताकि अपने को ध्यान रहे सिर्फ R ही बदलना है। R की जगह हमने H कर दिया, क्या बन गया? R की जगह H करते ही ग्लाइसीन, ये बन गया ग्लाइसीन। अब क्या किया? अब H हटाकर क्या लगा दिया? CH3, क्या बन गया? एलानिन, एलानिन बन गया। अब CH3 का एक H निकाल कर वहां फेनिल लगा दिया, फेनिल, फेनिल यानी बेंजीन वलय लगा दी, क्या बन गया ये? तो एलानिन में फेनिल जोड़ दिया तो फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। और अगर वहां फेनिल ना लगाकर क्या कर देते? फेनिल ना लगाकर OH लगा देते तो क्या बन जाता? सीरीन, सीरीन, सीरीन बन जाता। और सीरीन में अगर O की जगह क्या कर देते? O की जगह S कर देते, तो O की जगह S कर दे। कंपेयर करके याद करोगे और बड़े आसानी से याद हो जाएंगे आपको। O की जगह S कर दिया, क्या बन गया? O की जगह S करते ही सिस्टीन, सिस्टीन। और अगर देखो सीधा OH लगाया था ना हमने, एलानिन में H हटाकर OH लगाया था तो सीरीन बना था। और अगर इस सीरीन के बीच में, इस सीरीन के बीच में, अब देखना क्लियर करना बात को, ये सीरीन है, यही है ना सीरीन, CH2OH। इस सीरीन के बीच में अगर हम टायर लगा दें, टायर कैसा होता? टायर गोल, यानी बेंजीन वलय लगा दे। मोटी मोटी बात ये है, ये देखो सीरीन था CH2OH, तो अपने क्या किया? CH2 और OH के बीच में टायर लगा दिया। टायर मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको याद रह जाए कि टायरोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टायरोसिन। तो टायर लगाएंगे तो टायरोसिन बन गया। किसके बीच में टायर लगाया? टायर किसके बीच? सीरीन के बीच में ना, सीरीन के बीच में टायर लगा दिया तो टायरोसिन बन गया, टायरोसिन। तो सबसे पहले क्या किया? R की जगह क्या लगाया हमने? R की जगह H, तो ग्लाइसिन। फिर CH3 एलानिन, फिर CH3 का H हटाकर फेनिल, तो फेनिल एलानिन। वलय की जगह अगर OH कर दे, यानी एलानिन में अगर OH जोड़ देते तो सीरीन, O की जगह S कर देते तो सिस्टीन, और सीरीन में टायर लगा देते तो
टायरोसिन, टायरोसिन। ठीक है, अब देखो अगर 4 कार्बन लगा के R की जगह हम लोग 4 कार्बन लगाते, 1 2 3 4 और फिर NH2 लगा देते 4 कार्बन लगाकर, तो बंद पूरे करते CH2 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 CH2, ये बंद पूरे हो गए, तो बन जाता लाइसीन। मैंने कल भी बताया था ये आपको, लाइसीन। कब बताया था, कहाँ बताया था लाइसीन? क्षारीय अमीनोमल के उदाहरण में। बहुत बढ़िया, क्षारीय अमीनोमल है ये। क्यों है क्षारीय अमीनोमल? NH2 की संख्या ज्यादा है, ठीक है, अम्ल कम है, NH2 ज्यादा, तो क्षारीय अमीनोमल है। अब ग्लाइसिन एकमात्र जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, प्रकाशिक अक्रिय कह दो या सममित कह दो, जिसमें किरेल कार्बन नहीं है, बाकी सब में किरेल कार्बन है। देखो ये किरेल है, चारों समूह अलग अलग है, देखो सब में चारों समूह अलग अलग हैं, ये सारे कार्बन किरेल है, सब असम्मित हैं, एकमात्र ग्लाइसिन सम्मित है। समझ गए? अब क्या करना है आपने, अब अपने क्या करना है, आइसो समूह लगाना है। पता है क्या आइसो समूह क्या होता है? आइसो समूह, आइसो समूह होता है CH3 CH3। नोट कर लेना इस समूह को। कौन सा समूह है ये? आइसो। जहां ये समूह लगा होता है ना, वहां आइसो की आवाज आती है। यहां नहीं आएगी अमीनो अम्लों में, क्योंकि अमीनो अम्लों के सारे साधारण नाम लिखे हमने, जो प्रचलित नाम है, फेमस नाम है, वो लिख रहे। तो ये आइसो समूह जोड़ देना है। क्या है आइसो समूह? CH3 CH3। तो आप यहां देखें बंद CH का खाली है ना, CH का बंद खाली है, तो हमने यहाँ CH जोड़ देना है। ये देखो CH3 ये आइसो समूह जोड़ दिया, ये बन गया वैलीन। कौन सा बन गया ये? वैलीन। आइसो समूह लगाते ही वैलीन। तो सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले यहां से वापिस कंपेयर करो एक बार, क्या किया सबसे पहले? R की जगह H, ये याद करने हैं आपने और बड़े आराम से याद होंगे। R की जगह H, क्या बना? ग्लाइसिन। फिर क्या किया? CH3 लगाया, क्या बन गया? एलानिन। फिर एलानिन में क्या किया? H हटाकर फेनिल यानी वल्ले लगा दी, क्या बन गया? फेनिल एलानिन। अब अगर फेनिल ना लगाकर OH लगा देते तो क्या बन जाता? सीरीन। और सीरीन में O की जगह S कर देते तो क्या बन जाता? सिस्टीन। तो सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। और अगर सीरीन में टायर जोड़ देते यानी वल्ले जोड़ देते तो क्या बन जाता? टायरोसिन। टायरोसिन। और 4 कार्बन लगाकर NH2 लगा दोगे तो लाइसिन। और लाइसिन की विशेषता है, कौन सा अमीनो अम्ल है? क्षारीय। और अगर आइसो समूह जोड़ देंगे तो वैलीन। वैलीन। अब वैलीन में कंपेयर करना है। वैलीन में आपने एक कार्बन बढ़ाना है, वैलीन में एक कार्बन बढ़ाना है। कैसे? देखो ये तो हिलाना ही नहीं, जैसा है वैसा ही। वैलीन ये था, देखो ये वैलीन था CH3 यही था ना वैलीन, CH3। अब आपने क्या करना है, इसमें एक कार्बन जोड़ना है। तो अगर ये कार्बन आप ऊपर जोड़ दोगे, इसमें यहां जोड़ दिया एक कार्बन, CH2 लिख दिया मैंने ऊपर, क्योंकि बंद पूरे करेंगे तो 2 H लगेंगे उसमें, तो ऊपर जोड़ दिया कार्बन, वैलीन में जोड़ दिया कार्बन। तो वैलीन में जब कार्बन जोड़ दोगे ऊपर की ओर तो बन जाएगा ल्यूसीन। क्या बन जाएगा? ल्यूसीन। वैलीन में अगर ऊपर की ओर कार्बन जोड़ दोगे तो ल्यूसीन, और अगर नीचे की ओर कार्बन जोड़ दोगे, अब देखो वैलीन ये था, ये वैलीन था, यही था वैलीन।
ऊपर की ओर कार्बन जोड़ा, क्या बन गया? ऊपर की ओर कार्बन जोड़ा तो ल्यूसीन। अब नीचे की ओर कार्बन जोड़ दो। नीचे की ओर कार्बन कैसे जोड़ोगे? पहले यहां से एक एच हटाओगे तभी इसका बंद खाली होएगा ना, नहीं तो खाली बंद ही नहीं था कोई, है ना। वो खाली बंद के साथ हम कार्बन लगा देंगे, तो नीचे की ओर अगर कार्बन लगा दें तो बन जाता है आइसोल्यूसिन। कौन सा बन गया ये? आइसोल्यूसिन। अब बड़े आराम से आप याद करोगे तो तैयार होते जाएंगे। देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या किया? आर की जगह एच लगाया, एलानिन CH3 लगाया, फेनिल एलानिन CH3 का एच हटा के फेनिल लगा दिया। अगर वल्ले की जगह OH कर देते सीरीन, O की जगह S कर देते सिस्टीन, और अगर सीरीन में टायर जोड़ देते टायरोसिन, 4 कार्बन लगाकर NH2 लगा देते लाइसिन, आइसो समूह लगा देते वैलीन, और वैलीन में ऊपर की ओर कार्बन जोड़ते ल्यूसीन, नीचे की ओर कार्बन जोड़ते आइसोल्यूसीन। समझ आ गए? 10 की संरचनाएं आपके सामने आ चुकी हैं। अभी 4 संरचनाएं मैं और बनाऊंगा, देखना। सीरीन क्या था बताओ? सीरीन में क्या किया था याद हो तो? CH2 और OH, बहुत बढ़िया। यानी एलानिन का H हटाकर OH लगा दिया था, है ना। ये था सीरीन। अगर यहाँ OH की जगह कार्बोक्सिलिक समूह लगा देते, कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा होता है कार्बोक्सिलिक समूह? यानी OH की जगह अगर COH लगा देते तो ये बन जाता एस्पार्टिक अम्ल। ये मैंने कल भी लिखा था, अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो अम्ल इसके लास्ट में आ रहा है, एस्पार्टिक अम्ल। तो क्या किया? सीरीन में OH की जगह क्या करना है? OH की जगह COH लगाना है, तो एस्पार्टिक अम्ल। और अगर एक कार्बन बढ़ा दो एस्पार्टिक अम्ल में, अगर आप एक कार्बन बढ़ा दो, तो अब मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया एक कार्बन, वो था CH2COH, और ये कर दिया CH2CH2COH। बढ़ाया तो एक कार्बन ही है, बंद पूरे करोगे तो अपने आप 2 H लग जाएंगे। जैसे ये कार्बन लगाया मैंने एक, तो इसलिए 2 बंद बना रखे हैं, तो 2 H और लग जाएंगे, 4 बंद पूरे करेंगे हम लोग इसके। समझ गए? तो एस्पार्टिक अम्ल में क्या किया? एस्पार्टिक अम्ल में एक कार्बन जोड़ा है, तो ये बन गया ग्लूटेमिक अम्ल। ये ग्लूटेमिक अम्ल बन गया। अब जो अम्ल समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है ये वाला, इसको एमाइड में बदल दो। क्या होता है एमाइड समूह? पेप्टाइड में बताया था ना आपको एमाइड समूह। CONH2, बहुत बढ़िया, CONH2। यानी आपने इस OH की जगह NH2 लगाना है। OH की जगह क्या करना है? NH2 लगाना है। सेम ऐसे ही यहां भी OH की जगह NH2 लगाना है, सेम टू सेम। OH की जगह NH2 कर देना है, यानी अम्ल को एमाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये एस्पार्टिक अम्ल है और ये एस्पारजीन है, एस्पार्टिक अम्ल एस्पारजीन में बदल गया, और ग्लूटेमिक अम्ल ग्लूटामीन में बदल गया, ग्लूटेमीन। समझ गए? क्लियर? ये 16 संरचनाएं आपके पास आ गई, 14 संरचनाएं मैंने बना दी है। कौन कौन सी बनाई? सबसे पहले कौन सी बनाई? ग्लाइसिन। कैसे बनाई थी ग्लाइसिन बताओ? H लगाकर, R की जगह H लगा दिया, ग्लाइसिन बन गया। दूसरा बनाया एलानिन, CH3 लगा दिया था, एलानिन में CH3 लगा दिया था। फिर एलानिन का H हटाकर फेनिल लगाया, तो फेनिल एलानिन, और फेनिल की जगह OH कर दिया तो सीरीन, सीरीन में O की जगह S कर दिया
तो सिस्टीन, बीच में टायर लगा दिया टायरोसिन, आइसोसोम लगा दिया वैलीन, वैलीन में ऊपर की ओर कार्बन जोड़ दिया ल्यूसीन, नीचे की ओर कार्बन जोड़ा आइसोल्यूसीन, 4 कार्बन लगा के NH2 लगाया लाइसीन, और सीरीन में OH की जगह कार्बोक्सिलिक समूह लगा दिया तो एस्पार्टिक अम्ल, और एस्पार्टिक अम्ल में एक कार्बन बढ़ा दिया ग्लूटेमिक अम्ल, अम्ल का एमाइड बना दिया, एस्पार्टिक अम्ल में बनाया तो एस्पार्जिन, ग्लूटेमिक अम्ल में बनाया तो ग्लूटेमिन। समझ आ गए इतने? तो 14 की संरचनाएं आपको बनानी है और तैयार 20, नाम 20 के याद करने हैं। बाकी अगर आप और बना सकते हो तो आप बुक से फॉलो करके बना सकते हैं, लेकिन 14 मैंने आपको तैयार करवा दिए। नाम 20 के याद करने हैं आपने। 15वां हो गया प्रोलीन, प्रोलीन, प्रोलीन। 16वां हो जाएगा हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। 17वां हो जाएगा मैथ्योनिन, मैथ्योनिन, मैथ्योनिन। उसके बाद 18वां हो जाएगा आर्जिनिन, आर्जिनिन। 19वां हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और 20वां हो जाएगा थ्रियोनिन। तो ये 20 अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। 20 अल्फा अमीनो अम्ल। इनमें से कितने हमारे शरीर में बनते हैं? 10। और बाकी के 10 हमें भोजन के माध्यम से ग्रहण करने होते हैं। तो जो भोजन के माध्यम से ग्रहण करने होते हैं वो आवश्यक है, जो शरीर में बने वो आवश्यक, भोजन से प्राप्त किए वो आवश्यक है ना। तो अब अपने पास आते हैं आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल। आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल, आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो वे 10 अमीनो अम्ल अपने क्या कहेंगे, प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अल्फा अमीनो अम्लों की जरूरत होती है, जिनमें से 10 हमारे शरीर में बनते हैं और 10 हमें भोजन के माध्यम से लेने होते हैं। और 10 जो हमें भोजन के माध्यम से लेने होते हैं यानी बाहर से लेने होते हैं, उन्हीं 10 को हम क्या कहते हैं, आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। और ट्रिक क्या इसकी, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। टी फॉर ट्रिप्टोफैन। अब मैं राउंड लगाऊंगा जो जो अनिवार्य हैं। ट्रिप्टोफैन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन। वी फॉर वैलीन, वी फॉर वैलीन। एम फॉर मैथ्योनिन, एम फॉर मैथ्योनिन। मैथ्योनिन भी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो 2 सल्फर युक्त अमीनो अम्ल आ गए आपके पास। कौन कौन से सल्फर युक्त, कौन कौन से हो गए, सिस्टीन और मैथ्योनिन। आई फॉर आइसोल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन। एल फॉर ल्यूसीन, एल फॉर ल्यूसीन। एल फॉर लाइसीन, एल फॉर लाइसीन। पी फॉर फेनिलएलानिन, पी फॉर फेनिलएलानिन। ए फॉर आर्जिनिन, ए फॉर आर्जिनिन। टी फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन तो ऑलरेडी आ गया, तो टी फॉर थ्रियोनिन। एक टी ट्रिप्टोफैन है, एक टी थ्रियोनिन है। और एच फॉर हिस्टीडीन, एच फॉर हिस्टीडीन। तो ये 10 आवश्यक हो गए। और बाकी के 10 जो बच गए,
वो क्या हो जाएंगे, बाकी के 10 जो बच गए वो अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अब आपको 20 के 20 के नाम याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि अगर पेपर में अगला आपको ये कह सकता है कि 10 आवश्यक अमीनो अम्ल लिखिए, तो ये भी तो कह सकता है कि 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल लिखिए। समझ गए भाई? 10 आवश्यक पूछ सकता है मान लो पेपर में, तो 10 अनावश्यक भी तो पूछ सकता है। तो अपने को 20 नाम याद होंगे तभी हम पूरे कर पाएंगे। क्लियर? वो संरचनाएं बनाओगे ना 14 तो वैसे ही, अब देखो संरचनाएं बनाओगे तो 14 तो वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद देखो क्या क्या बचता है आपके पास। उसके बाद आपके 14 तो आपको संरचनाओं से याद हो जाएंगे। तो संरचना बनाओगे तो कॉमन सी बात है, नाम तो याद करोगे ही तभी संरचना बनेगी, है ना। कंपेयर कर रहे तो नाम तो अपने आप चल रहे हैं। अब आप बोल रहे हो टी फॉर ट्रिप्टोफैन, तो अगला नाम अपने आप आ गया देखो ट्रिप्टोफैन का। फिर आपने कहा वी फॉर वैलिन, ऑलरेडी आ चुका है संरचना में ही, तो इसका नाम तो आएगा नहीं ट्रिक में। एम फॉर मैथ्योनिन, तो मैथ्योनिन का नाम अगला अमीनो अम्ल अपने आप आ गया मैथ्योनिन। आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, पी फॉर फेनिलैलानाइन, ए फॉर आर्जिनिन, तो आर्जिनिन आ गया अगला, आर्जिनिन आ गया। टी फॉर थ्रियोनिन, थ्रियोनिन आ गया। एच फॉर हिस्टीडीन, हिस्टीडीन आ गया। तो एक ही तो बच गया याद रखने के लिए, प्रोलीन। देखो कैसे तैयार किया हमने, 14 तो संरचनाएं बना दी अपने, और 5 आवश्यक अमीनो अम्लों में आ गए जो हमने संरचनाएं नहीं बनाई। तो पीछे नाम तो एक ही याद करना रह जाएगा, वो प्रोलीन है, प्रोलीन। क्योंकि आवश्यक में टी वी मिल पाथ, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, वी फॉर वैलिन, एम फॉर मैथ्योनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर पी फॉर फेनिलैलानिन, ए फॉर आर्जिनिन, टी फॉर और एच फॉर हिस्टीडीन। अब देखो जो संरचनाओं में आए थे वो वैलिन आ गया था, आइसोल्यूसिन आ गया था, ल्यूसिन आ गया था, लाइसिन आ गया था, फेनिलैलानिन आ गया था। ये 14 संरचनाओं में आ गए थे ये 5। तो 5 बच के जो हमने संरचनाओं में नहीं रखे, तो नाम तो याद हो ही गए 5 अपने को एक्स्ट्रा। 14 तो संरचनाओं में आ गए, 5 इसमें से निकल गए। क्लियर? और एक बचा प्रोलीन, तो 20 नाम आपको आराम से तैयार हो जाएंगे। आवश्यक 20 नाम आराम से तैयार हो जाएंगे, जिसमें 10 आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक हैं। क्लियर? अब आता है हमारे पास पेप्टाइड का नामकरण। पेप्टाइड का नामकरण, तो अपने पहले एक ट्राईपेप्टाइड की संरचना बनाएंगे। ट्राईपेप्टाइड कितने अमीनो अम्लों से बनेगा बताओ ट्राईपेप्टाइड? तो मैं एक ट्राईपेप्टाइड बना रहा हूं, तो आपने बताना मैंने कौन कौन से अमीनो अम्ल जोड़ दिए। आप अपने आप सोचोगे। मैं संरचनाएं बना रहा हूं, आप बताओ इसमें मैंने कौन कौन से 3 अमीनो अम्ल जोड़े हैं। ट्राईपेप्टाइड बन गया आपके सामने। 3 अमीनो अम्ल पहचानने जो मैंने जोड़े हैं, लिख रहे हैं क्या? इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए। कौन से जोड़े? फिर कौन से जोड़े? पहला कौन सा है? नहीं बेटा, स्पार्टिन स्पार्जीन होता है, वैसे स्पार्जीन नहीं है। पहला कौन सा है? ये वाला, ये वाला। चलो अब बता देना, अब बता दोगे। तुम्हारे को सेम टू सेम दिखना चाहिए तभी पता लगता है। अब बता दो कौन सा है।
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है तो यूं नहीं दिखता क्या? अब नहीं दिखता या दिखता है? तो फिर पहचाना तो कंफ्यूज क्या हो गए थे अपने ना। अपने को तो यह है कि बंदा सामने आके बोल दे मैं बैठा हूँ, फिर पहचान जाएंगे, है ना। तो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन है। 2 एच लगे हैं इसमें, आप यहीं से देख लो, मैंने आपको बताया था ये सम्मित है, 2 एच लगे हैं तो सम्मित हो गया बस। ये कौन सा है दूसरे वाला? एलानिन, ये तो क्विकली दिख रहा है, CH3 लग गया। तीसरे वाला कौन सा है? सीरीन, तीसरे वाला सीरीन है। तो ये एक ट्राइपेप्टाइड का उदाहरण है। ये सिरा कौन सा सिरा है? कौन सा सिरा है? सी सिरा या एन सिरा? राकेश कुमार तेरे को बोलना ही बोलना है, चाहे तू सही बोले चाहे गलत बोले, है ना, तेरे को बोलना है। कौन सा सिरा है ये? एन सिरा, मुक्त एमिनो समूह है यहाँ, नाइट्रोजन लगा हुआ दिखता नहीं क्या? एन सिरा है। कल बताया आपको कि पेप्टाइड में 2 सिरे होते हैं, एक एन और एक सी। जिधर मुक्त एमिनो समूह पाया जाता है वो एन सिरा होता है, और जिधर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है वो सी सिरा होता है, सी सिरा। तो 2 सिरे, एन सिरा और सी सिरा। सी सिरे पर बताओ कौन सा अमीनोमल है सी सिरे पर? सी सिरे की ओर सीरीन है ना। तो सीरीन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। पेप्टाइड का नामकरण करते समय सी सिरे पर जो अमीनोमल होता है उसे मुख्य अमीनोमल माना जाता है, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। बाकी एन सिरे से सी सिरे की ओर नाम लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। बाकियों में ईन हटाकर इल लगा देना है, ईन हटाकर इल लगा देना है, इसमें परिवर्तन करना नहीं। बाकियों में ईन हटाकर इल लगाना है। तो नाम लिखो इसका, क्या लिखोगे बताओ? ग्लाइसिल एला नील, और क्या लिखे आगे? आवाज कट रही है बच्चे आपकी, अदर स्टूडेंट। सीरीन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है ना। ग्लाइसिल एलानिल सीरीन, ईन हटाकर इल लगा देना है। तो ये जो ईन लिखा हुआ इसकी जगह इल लिख दो। ग्लाइसिल, एलानिन में भी ईन लिखा हुआ इसका भी इल कर दो, एलानिल, और इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं। तो ग्लाइसिल एलानिल सीरीन हो जाएगा। शॉर्ट में लिखें तो GLYALASER, GLYALASER, ग्लाइसिल एलानिल सीरीन, ये बन जाएगा। अब पेप्टाइड का वर्गीकरण बता चुका हूं वैसे मैं आपको। पेप्टाइड का वर्गीकरण नामकरण में देख ले, लिखेंगे कैसे। अगर मान लो नामकरण के बारे में हमारे से कोई टिप्पणी पूछ लेता अपने कैसे लिखेंगे, आपको मैंने सूत्र लिखे कहे ना याद करने के लिए, वो इसीलिए कहे ताकि आप ट्राइपेप्टाइड बना सको। अगर अपने को सूत्र ही नहीं आते तो अपने कैसे बनाएंगे बताओ। अगला कह दे प्रोटीन के नामकरण को स्पष्ट कीजिए कि कैसे प्रोटीन का नामकरण करेंगे, पेप्टाइड का नामकरण करेंगे। तो हम एक ट्राइपेप्टाइड का उदाहरण लेंगे, कोई सा भी ले ले आप, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि पेप्टाइड में 2 सिरे होते हैं, एक एन सिरा और एक सी सिरा। सी सिरा अमीनो अम्ल को मुख्य अमीनो अम्ल माना जाता है, सी सिरा अमीनो अम्ल को मुख्य अमीनो अम्ल मानते हैं। इसके नाम में कोई परिवर्तन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और बाकी के सारे प्रतिस्थापी अमीनो अम्ल माने जाते हैं, और उनका नाम लिखते समय ईन हटाकर क्या लगा देते हैं? ईन अनुलग्न के स्थान पर इल लगा दिया जाता है। और एन सिरे से सी सिरे की ओर नाम लिखते हुए पेप्टाइड का नामकरण किया जाता है। एन सिरे से शुरू करना है, सी सिरे की ओर जाना है। समझ गए? उसके बाद आता है पेप्टाइड का वर्गीकरण। तो अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर, अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड को आगे बांटा जाता है। डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड
और पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है? तो डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड किसको बोलोगे? कितने अमीनोमल है इसमें? 2 अल्फा अमीनोमल, 2 अल्फा अमीनोमल। ट्राईपेप्टाइड में 3 अल्फा अमीनोमल जुड़कर ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं। टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड कितने? 4 अल्फा अमीनोमल टेट्रापेप्टाइड बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड कितने? 10 या 10 से अधिक, है ना? 10 या 10 से अधिक पॉलीपेप्टाइड होता है। और प्रोटीन ऐसे पॉलीपेप्टाइड हैं, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ऐसे पॉलीपेप्टाइड है जिनमें 100 या 100 से अधिक अमीनोमल पाए जाते हैं और इनका अणुभार 10,000 से ज़्यादा होता है। प्रोटीन का अणुभार 10,000 इकाई से ज़्यादा होता है। यानी प्रोटीन ऐसे बहुलक हैं, अल्फा अमीनोमलों से बने ऐसे बहुलक हैं या ऐसे पॉलीपेप्टाइड हैं जिनमें 100 या 100 से अधिक अल्फा अमीनोमल पाए जाते हैं और इनका अणुभार कितने से ज़्यादा है? 10,000 से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन बहुत बड़े अणु होते हैं और इनकी संरचना जो होती है वो 4 रूपों में मिलती है। कौन कौन से बताओ? प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। सबसे छोटी कौन सी इनमें से? और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं ही पाई जाती है। ये संरचनाएं हम लोग कल करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक अपने देख लेते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। वैसे तो मैंने बता दिया था आपको प्रोटीन का विकृतीकरण, फिर ये संरचनाएं रह जाएंगी, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोटीन का विकृतीकरण। तो जब प्रोटीन में हम लोग अम्ल मिलाते हैं या क्या करते हैं? क्षार मिलाते हैं या क्या करते हैं? उसे गर्म करते हैं, तो वो अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित प्रोटीन को ही हम विकृत प्रोटीन कहते हैं। विकृत प्रोटीन। और ये जो क्रिया है, ये पूरी क्रिया, अम्ल मिलाने की क्रिया या क्षार मिलाने की क्रिया या गर्म करने की क्रिया, ये प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। और विकृतीकरण क्या होगा बताओ? उत्कर्णीय या अनुत्कर्णीय? एक दिशा में चलेगा, दोनों दिशा में? अनुत्कर्णीय, एक ही दिशा में चलेगा। यानी एक बार अगर प्रोटीन विकृत हो गया तो वापिस अपनी सामान्य संरचना में नहीं आता। जैसे दूध, दूध में जब हम अम्ल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? दही। और दही से वापिस दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो हो गया अनुत्कर्णीय। ऐसे ही जो अंडा होता है, अंडा, अंडे के अंदर द्रव भरा होता है, भरा होता है ना द्रव, अंडे के अंदर लिक्विड होता है। अपने उस अंडे को उबालते हैं यानी गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड किस में बदल जाता है? जो द्रव होता है वो किस में बदल जाता है बताओ? अंडा उबालने के बाद द्रव ही रहता है क्या अंदर? क्या बन जाता है वो? ठोस बन जाता है ना। अंडे को उबालते हैं तो वो व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाता है। अब बताओ ठंडा करें मान लो इसको वापिस, तो क्या वापिस लिक्विड बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण एक अनुत्कर्णीय अभिक्रिया है, यानी एक ही दिशा में चलता है। क्लियर? ओके।